नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ आज फिर हम हाजिर हैं, तमाम खास पैनलिस्ट के साथ। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। दिल्ली में 7 फरवरी को होंगे विधानसभा चुनाव, मतगणना 10 फरवरी को। बड़ा सवाल, क्या दिल्ली के चुनाव परिणाम तय करेंगे देश का भविष्य? और जनता परिवार के महाविलय के कवायद जारी, लेकिन विलय को लेकर असमंजस कायम। चलिए, तो आज दो मुद्दों पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा आज का ये होगा, दिल्ली को लेकर के रणभेरी बज चुकी है। 7 फरवरी को चुनाव होना अब तय हो चुका है। 10 तारीख को नतीजे आएंगे। किस सब पार्टियों की क्या कुछ रणनीति है, इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार जी, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ आदिल आजमी साहब हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दिलीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, और सवाल यही कि पिछले दिल्ली के चुनाव में और इस बार दिल्ली के चुनाव में आप क्या कुछ अंतर देख रहे हैं? पिछली बार हमने देखा लोकपाल का मुद्दा था, भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, तमाम ऐसे मुद्दे थे। इस बार वो मुद्दे गायब से दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है एक तरीके से अपने चढ़ाव पर थी। मौजूदा स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? और जो तमाम लोग सिर्फ दो पार्टी की बात कर रहे हैं, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है वो एक बड़ा विकल्प हो सकती है? कई सवाल हैं आपके। सबसे पहले तो सवाल कि क्या मुद्दे होंगे जी। चुनाव बहुत कम समय में होने वाले हैं। अब 7 फरवरी को मतदान होगा और 10 को परिणाम आ जाएंगे। बहुत कम समय है। शायद इसकी पहले से तैयारी कर ली होगी पार्टियों ने, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों ने इसका स्वागत किया है, तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस ने भी स्वागत किया है, आम आदमी पार्टी ने भी स्वागत किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वागत किया है, और सब ने एक बात जो कॉमन है, जो सब ने कहा है कि जो उहापोह की स्थिति है उससे तो कम से कम निजात मिले। रही बात मुद्दों की, दिल्ली में जो मुद्दे हैं वो आज से नहीं, कई सालों से कुछ मुद्दे परमानेंट हैं। सरकारें आती और जाती रही हैं, लोगों के जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो पाया है। वादे भी करते रहे हैं तमाम दल, तमाम पार्टियां। चुनाव आते ही वादों का पिटारा खोलते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद उन पिटारों को बंद करके वो पता नहीं कहाँ रखते हैं कि फिर वो चुनाव के समय ही फिर खुल पाता है। तो ये तो रहा जो स्थिति है दिल्ली में, समस्याओं का जो अंबार है। लेकिन असल में जो चुनाव अगर आप देखें, जो पहले हुआ वहाँ 49 दिन की सरकार रही और सरकार जाके लोकसभा चुनाव में इस्तीफा देके अरविंद केजरीवाल वाराणसी गए, वहाँ चुनाव लड़ने गए। फिर से वो वापस दिल्ली आए हैं और लगातार दिल्ली में माफी मांग रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जो गलती हुई उसको भूल जाइए, एक बार मौका दीजिए। एक तो ये आम आदमी पार्टी जिन्होंने सरकार पिछली चलाई और फिर गए, उनकी स्थिति है। जो बाकी पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। पहले तो उन्होंने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे। बाद में कुछ ऐसे वक्त आए जहां पे उन्होंने सरकार बनाने की कुछ कोशिशें की, लेकिन वो विफल रहे। उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे जब चुनाव हुए थे। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। देश ने उनमें भरोसा जताया है। 30 साल के बाद स्पष्ट बहुमत को देश की सरकार बनी है। 30 साल के बाद तो बीजेपी के पास, और कई राज्यों में उन्होंने, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में चुनाव जीत के पार्टी इस वक्त पार्टी में उत्साह का एक जो है, पूरे पार्टी की जो कैडर है उत्साहित है। नरेंद्र मोदी के रूप में उनको एक नेता है, और एक संगठनात्मक तौर पे आरएसएस और बीजेपी दोनों कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में जो उनकी शक्ति है, उसी शक्ति के सामने चुनौती भी है कि आप दिल्ली वालों को जवाब क्या देंगे कि 7 महीने में जो आपने वादे किए थे देश के साथ, तो दिल्ली के लोग भी उसमें शामिल थे। 7 के 7 सीट यहां जीत के आई थी। तो बीजेपी के जो सांसद हैं उनसे भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि आप हमें बताएं कि 7 महीने में क्या क्या आपकी उपलब्धि रही है, और 7 महीनों में उनको क्या बेनिफिट ऑफ डाउट जिसे कहते हैं कि चलो ये हनीमून पीरियड अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत अच्छी है, क्या उनका इसका फायदा उनको मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी स्थिति में अगर आप कहें तो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस वक्त एक तरफ उन्हें पता है कि उनकी पार्टी जो है
पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे उससे उबर नहीं पाई है। वहां पे अभी नेतृत्व को लेके तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि कौन पार्टी को लीड करे। राहुल गांधी अध्यक्ष पूर्ण रूप से पार्टी का कार्यभार संभाले, कमान अपने हाथों में ले, और दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद जो गैप है उस गैप को कैसे और किससे भरे। तो उनकी जो अपनी आंतरिक समस्या है, इसलिए उनको लोग चुनौती नहीं मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की, मैंने कहा, सबसे अच्छी स्थिति इसीलिए है कि जब आप किसी को चुनौती नहीं मानते हैं कि ये लड़ाई तो मोदी बनाम केजरीवाल का है, इसलिए इसमें राहुल गांधी की कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसे में जो उनका अपना संगठन है, चूंकि संगठन पार्टी पुरानी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, संगठन है, यहाँ 15 साल शीला दीक्षित ने सरकार चलाया है, काम भी किए हैं। हालांकि शीला दीक्षित को डिसोन करके कांग्रेस पार्टी क्या संदेश दे रही है, किस तरह की सियासत कर रही है, किस तरह की रणनीति है, इसको समझना, आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की नीति क्या है। लेकिन इसके अलावा भी इन 3 मुख्य जो यहाँ पे किरदार में है चुनाव लोगों के बीच में, इस चुनाव में कि कौन सत्ता पक्ष कौन विपक्ष और किसकी क्या भूमिका होगी, इसके अलावा भी कई खिलाड़ी हैं और वो खिलाड़ी कई सारे लोगों के समीकरण को बिगाड़ या बना सकती है। तो इस वक्त जो लड़ाई है, मुख्य रूप से जिसे हम कह सकते हैं कि लोगों को दिख रहा है कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, लेकिन मैं किसी भी खिलाड़ी को, 70 विधानसभा सीट के एक एक खिलाड़ी को आपको पूरे इस समय चुनौती के तौर पे देखना पड़ेगा। और हर विधानसभा क्षेत्र की कुछ अलग अलग स्थानीय अपनी समस्याएं हैं, उसका निदान वो चाहते हैं। लेकिन इस वक्त और देश में सबसे बड़े, यहाँ दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ मीडिया तमाम संगठन है, यहाँ की छींक और खांसी भी राष्ट्रीय खबर बन जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप में, और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय खबर बने रहेंगे 10 फरवरी तक। चलिए, तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए तो हमें रुकना पड़ रहा है, और उसके बाद जो है तमाम जो दल हैं हमारे साथ मौजूद, कुछ और दल के रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और कौन कैसी दावेदारी कर रहा है। लेकिन जरा ब्रेक पर जाते जाते आपको ये सुनाते जाते हैं कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने, वो आपको सुनाते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तुरंत लौट रहे हैं, कहीं जाएगा मत। Date of poll the 7th February Saturday. Date of counting 10th February Tuesday. Yeah, 10th February Tuesday. Yeah, counting. छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, शंखनाद हो चुका है दिल्ली में चुनाव का। तमाम पार्टियों को क्या रणनीति है, सब पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, लेकिन असली विजेता कौन होगा और क्या 10 तारीख के बाद कुछ हालात, क्या कुछ जो राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां हैं वो कुछ बदलती हुई दिखाई देंगी। इन तमाम मुद्दों पे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए, लेकिन उनके पास जाने से पहले जरा आपको सुनाते हैं चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी और ज्यादा उत्साह के अंदर है और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ही बाजी मारेगी। लोगों को लगता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी तो दिल्ली का विकास ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दोनों सरकारें तालमेल के अंदर काम करेगी। दिल्ली का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, गवर्नेंस सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा हो या गाँवों के अंदर हमने कहा है कि बीजेपी का ऐलान जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और हमने अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया है, अब हम उनमें सुविधाएं और देनी शुरू करेंगे जी। तो पूरी दिल्ली का विकास हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा जी। चुनाव की घोषणा हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल पूरी तैयारी है, पार्टी हमारा पूरी तरह से संगठित है और तैयार है चुनाव लड़ने। किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे आप? कांग्रेस से आम आदमी पार्टी? ट्रायंगुलर कंटेस्ट है, जेन्युइन, और विभाजन उन दोनों के बीच में है। हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग वो जबरदस्त है।
भारतीय जनता पार्टी 7 तारीख के चुनाव के लिए उसी 7 आंकड़ा जो है, सबका साथ सबका विकास, तो बहुत मैं तो शुभ मानता हूँ, शगुन मानता हूँ कि 7 तारीख को है हमारे नारे को बुलंद कर दिया। 7 तारीख सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले तो भारत के चुनाव आयोग का हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने जो पशोपेश की स्थिति थी उसको निपटाकर चुनाव की तारीखों की घोषणा की। दिल्ली के सब कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। हमें विश्वास है कि दिल्ली की जनता के आशीर्वाद, 15 साल तक कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्य, तरक्की और विकास की बयार जो कांग्रेस लेकर आई थी दिल्ली में, उसके आधार पर और एक भविष्य की दिल्ली के गठन के आधार पर संपूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। चलिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हैं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं रमेश चंद्र रतन जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अब संजीव कुमार जी पहले से बने हुए हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ आदिल आजमी साहब बने हुए हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और दिलीप के सिंह हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर जैन टीवी के। पहला सवाल बीजेपी से यहाँ पर करना चाहेंगे रमेश जी। अब एक बार फिर से जो है, पिछले चुनाव की अगर हम जब याद करते हैं तो हर्षवर्धन का चेहरा सामने था। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि इस बार बीजेपी कोई चेहरा नहीं दे रही है? किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार दिल्ली के अंदर उतरने वाले हैं और क्या उम्मीदें हैं? क्या इस बार भी आपके आंकड़े 32 के आसपास ही रहेंगे या बहुमत की आप उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के इस डिक्लेरेशन को जो है, हम एक ऐसे मौके पर उनको धन्यवाद भी देंगे जो एक लोगों के बीच में भ्रामक की स्थिति बनी हुई थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। दूसरी चीज़ एक और है कि ये देश की जो बयार है वो चलते चलते देश के हर कोने में अभी कैंट का रिजल्ट निकला है, 5 सीटें हम लोग जीत गए। और दूसरी चीज़ एक और है कि ये दिल्ली के जो हालात हैं, सारी सीटें हार भी गए, यही बता दीजिए। सीटें हर इंडिपेंडेंट जीते हैं, लेकिन खैर वहाँ ग्रुपबाजी की वजह से हम लोग जो हारे हैं। चलिए लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ जो अब देश की जो स्थिति है, सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है, वो जो कांग्रेस तो पहले ही धराशायी हो चुकी है। कॉमनवेल्थ का पैसा भी जो खा गए लोग, और भ्रष्टाचार की जो एक लंबी फहरिस्त है उसके मुताबिक उसमें जहाँ आप वाली पार्टी की हालत है, तो वो तो एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो सबसे पहले तुम स्वागत करते हैं। और जो अभी जो गिरीश जी बोल रहे थे बिल्कुल सही है। ये जो 7 तारीख है, ये निश्चित ही इसका बहुत ही सुखद जनता के हितकारी जो है परिणाम होगा। और सत्ता निश्चित, दिल्ली की सत्ता जो है केंद्र की सत्ता के साथ साथ सहयोगी के रूप में निश्चित ही सरकार बनेगी। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इस बार आपने कोई चेहरा क्यों नहीं दिया? हर्षवर्धन को पिछली बार सामने रखा था। देखिए, चेहरा तो वैसे तो आपको ये बता दूं कि चेहरा सबका साथ सबका विकास मोदी जी के संदेश को लेकर अभी कितने दिन हुए? 7 महीने 8 महीने हुए आपके पिछले चुनाव में क्यों रखा था? कैंडिडेट एडवांस में डिक्लेयर करने का प्रोविजन सिस्टम पार्टी में नहीं है। एक जो भी विधानमंडल है उसको जो तय करेगा उसके मुताबिक ही जो है। आप कह रहे हैं पार्टी में है नहीं, अभी 7 महीने पहले तो आपने रखा था, 1 साल पहले रखा था, अभी आपने नहीं 7 पहले रखा था। हाँ। लेकिन अब जो देश का जो विकास का जो धारा है उसके मुताबिक जो तय होगा वही होगा। चलिए, खैर इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी से पूछते हैं, आदिल आजमी साहब, 49 दिन की सरकार आपने बनाई, 49 दिन चलाने के बाद आप चले गए, लोगों में काफ़ी नाराज़गी हुई, आपके नेता माफ़ी भी मांग रहे हैं इस बात के लिए। क्यों लोग आपके ऊपर भरोसा करें? और फिर से क्यों भरोसा करें? क्यों आखिर में आप जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी आपकी पार्टी ने दिखाई, बहुत लोग इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो माफी मांग ली, क्या कुछ आप कह रहे हैं? क्यों भरोसा करें आप पे? ये तो जो गैर जिम्मेदाराना और जो जिस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, पहली चीज तो ये कि जनता के समक्ष हम इसलिए जा रहे हैं, जो माफी मांगने वाली बात है, माफी हम जो मांग रहे हैं, हम सिर्फ इस बात के लिए मांग रहे हैं क्योंकि जनता को ये लगता है कि हमने उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर हम खरे नहीं उतरे। हम जिस मुद्दे पे हमने इस्तीफा दिया वो सबके सामने जग जाहिर था। हम जन लोकपाल की बात करते थे
जो हमें पार्टी समर्थन दे रही थी विधायिका में, वो उस वक्त क्या किस तरीके तो का इस बार की कैंपेनिंग में जन लोकपाल कहीं है ही नहीं आपके? नहीं, बिल्कुल हमारा मुद्दा है। आप हमारा मैनिफेस्टो उठा के जितने देखिए। पोस्टर आपके मैं देख रहा हूं, कहीं पर भी नहीं, आप जगदीश मुखी की फोटो लगा दे रहे हैं। हम आप कह रहे हैं कि एक बुढ़िया जो है बहुत दुखी होकर के रो रही थी, मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, आपके वोट बर्बाद नहीं गए हैं। आप कहीं जन लोकपाल की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल उनको यही समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जिन मुद्दों के साथ पहले भी आए थे, जो मुद्दे हम लेकर के चले थे, वो आज भी हमारे मुद्दे हैं और हम आगे भी उन्हीं को लेकर के चलेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जो इल्जाम लगे हैं पिछले 6-7 महीने में विश्वासघात करने के, कि विश्वासघाती हैं, अब वो चीज हम लोगों तक आउटरीच कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने कोई विश्वासघात किया है, तो अगर किसी भी मतलब हमारे किसी स्टेप से आपको इस तरीके का एहसास हुआ है, तो हम ये एक जिसे कहना चाहिए रैशनल ऑब्जेक्टिव लेकर के जा रहे हैं और उनसे माफी भी मांग रहे हैं। हम जनता को जाकर के समझाना भी चाहते हैं कि हाँ, हो सकता है शायद ऐसा कोई स्टेप आपको लगा जिसकी वजह से गलती हुई हो, तो आप हमें माफ करिए। एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। एक सवाल यहाँ पर और आपसे पूछना चाहेंगे, तमाम लोग, आप एक नई पार्टी थे, आपने काफी लोगों पे भरोसा किया, वो लोग जीत करके भी आए, तमाम उन लोगों के वोट काट, आपने टिकट इस बार काट दिए हैं, तमाम नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। कारण इसके पीछे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस दिखाने का मौका नहीं मिला। 49 दिन की सरकार पे आपने कैसे निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को अब टिकट नहीं देना है? तमाम ऐसे लोग, पिछली बार भी जो हमने टिकट जिस तरीके से लोगों को दिए थे, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि हमारे पास अपनी एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जो लोगों के बीच में जाती है, लोगों के बीच में जाकर के ये देखती है कि जो कैंडिडेट है उसका अभी लोगों के साथ, जनता के साथ टच कैसे है। जो लास्ट टाइम पे भी हमने दिया थे टिकट, उस टाइम पे भी हमने इन्हीं चीजों को फॉलो किया था कि जो भी कैंडिडेट आरोप तो पैसे लेके टिकट बांटने के हैं जी, आरोप तो पैसे लेके टिकट बांटने। अगर ऐसे कोई आरोप है तो उस आरोप को बिल्कुल सामने लाया जाए। अगर कहीं ऐसा किसी ने किया है तो सामने आएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी है कि अगर किसी ने बेईमानी की है, हम उन पार्टियों में से हैं जिन्होंने टिकट बदले हैं। हमने तो ये पहली बार पॉलिटिकल स्ट्रीमलाइन में ऐसा एक चलन शुरू किया जिसमें टिकट बदलने का कंसेप्ट आया, नहीं तो पहले कहां होता था। चलन को खारिज करते हैं सर, उन चैनल में आप देखें, आज कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव के एक सीट आपके पक्ष में गया, आपके नेता जीतने वाले पैसे नोट उड़ाते हुए चल रहे थे। तो ये मूल्य जो है चुनाव में जिन पार्टियों के, जो बाकी पार्टियां करती थी, उनका विरोध करते थे। आपको पता होगा आज जो किया है। हाँ जी, जो खबर किशोर बेनीवाल जी किशोर बेनीवाल जी का जो ये खबर आई है, इसको लेकर के हमारी कमेटी उस पर बैठ भी रही है, स्क्रूटनी होगी इस बात की। इसकी स्क्रूटनी बिल्कुल होगी कि अगर इस तरीके से कोई चीजें हुई हैं, वीडियो फुटेज सबके पास है, सबने देखा है, ये खबर सबके पास आई है, और बिल्कुल अगर ऐसा कुछ हुआ है या उन्होंने किया है, इंटेंशनल था नहीं था, उसके ऊपर बिल्कुल आपके सामने रिपोर्ट आएगी। इसमें क्या वही इसके ऊपर आपके पास बिल्कुल रिपोर्ट आएगी। दो पैमाना नहीं हो सकता है, बिल्कुल दो पैमाना। मूल्यों में आप जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पे आक्रमण करते हैं और इन चीजों का विरोध करते हैं, इन चीजों को लेके आप लोगों के बीच में जाते हैं और यही सवाल आप पूछते हैं, तो लोग आज आपसे पूछेंगे। इसीलिए हमने ये सवाल उठाया बिल्कुल हमारे कि जो काम आप कर दो अलग, अन्य पार्टी से आप अलग कैसे हैं? आप सत्ता के लिए विधानसभा छोड़ के, लोगों का भरोसा छोड़ के, तोड़ के आप चले जाते हैं, फिर आते हैं आप माफी मांगते हैं, फिर आप ये तमाम चीज वही जो राजनीतिक दल में होता है। सवाल ये है, जो असल सवाल है कि आम आदमी पार्टी पे लोग फिर से भरोसा क्यों करें? देखिए, आम आदमी पार्टी पे भरोसा करने की पहली चीज तो ये है कि हमने पिछले अपनी पूरी कैंपेन में 49 दिनों में जो काम किए हैं उसको हाईलाइट किया है कि हमने 49 दिनों में ये काम किए हैं। 49 दिनों का रिजल्ट आपके सामने है। हर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड हमने जारी किया है, हर एमएलए का उसकी विधानसभा में रिपोर्ट कार्ड भेजा गया है कि आपके एमएलए ने पिछले 49 दिनों में इतना फंड उसके पास आया और उतना फंड उसने एलोकेशन किया है। ये अपने आप में एक डिफरेंशियल स्ट्रेटजी है बाकी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से। स्ट्रेटजी हो सकती है, मैं आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी है, आप जाहिर है आपके पास ये तमाम जो स्वतंत्र हैं। मेरा सवाल है दिल्ली के जनता की तरफ से, दिल्ली के आम मतदाता की तरफ से, कि आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कैसे अलग हैं? जब आपकी सियासत वही सत्ता की है, जब आप सत्ता के लिए एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं, लोग एक बड़े मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के सपने को लेके आप दिल्ली छोड़ के वाराणसी जाते हैं, तो ऐसे में सवाल, जो बड़ा सवाल है कि दिल्ली के मतदाता आपके क्यों यकीन करें? क्यों आप भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं? क्यों आप कांग्रेस से अलग हैं? क्यों आपके उम्मीदवार किसी और पार्टी के उम्मीदवार से अलग हैं? नहीं, हमारे उम्मीदवारों का आप पूरा उनका कैरेक्टर्स देख सकते हैं। अगर कोई वो कैरेक्टर दिखता है, नहीं, किसी के ऊपर अगर कोई संगीन जुर्म, किसी ऐसे कोई केस चल रहा है, कोई ऐसा कोई केस जो अदर देन पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल केसेस बहुत सारे हो सकते हैं। आप पे मामला हो तो सियासी है, बाकियों पे मामला हो तो अपराधी है। नहीं, संगीन जुर्म
संगीन जुर्म तो कहीं भी माफी, किसी की भी माफी नहीं है ना। एफआईआर तो किसी भी बात की हो सकती मैं वही है। कह रहा अरविंद हूं, केजरीवाल ने धरना दिया, उस पर क्या देते हैं, आप उनके ऊपर मेरे FIR कर दो। आप मेरे सवाल के जवाब को टाल रहे हैं। मैंने पूछा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं देके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट क्यों दे जनता? क्यों अलग है आम आदमी पार्टी? क्या अलग है? क्या खास बात है? हमारे में अलग सिर्फ सीधी ये बात है कि हमने अपने हर एमएलए को, जो लास्ट टाइम पे भी जीते थे, हमने सीधा उनको मैंडेट दिया हुआ है कि आपको अपने फंड्स जनता के बीच में लेकर के जाने हैं। उनको बताना है कि मेरे पास 4 करोड़ रुपए आए हैं, 5 करोड़ आए हैं, अब आप बताइए कि मुझे सबसे सीवियर प्रॉब्लम्स क्या है। मोहल्ला सभा का जो कंसेप्ट है, जिस तरीके से हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों का पैसा उन तक वापस पहुंचाते हैं। एमएलए फंड किसी अपना हमारा नहीं है, वो जनता का ही पैसा है जो हमें मिलता है विकास करने के लिए। ये हमने एक स्टेप लिया हुआ ना, हम बाकी पार्टीज तो ऐसा नहीं करती। यही तो डिफरेंशियल स्ट्रेटजी है कि हम लोगों के पास जाते हैं, बताते हैं कि सर ये पैसा आपका आया है, अब ये बताइए। जनता दरबार, उसका अंजाम हमने देखा था, किस तरीके से भीड़ जुटी थी, उसके बाद से उस तरह का जनता दरबार जनता दरबार और मोहल्ला सभा में बहुत फर्क है। मोहल्ला सभाएं आज भी हो रही हैं, बहुत सारी चीजों वापस चलिए जरा कांग्रेस का अभी तक हमने पक्ष नहीं सुना। कांग्रेस को क्यों ये माना जा रहा है कि कहीं वो चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है, ना कैंपेनिंग में, ना लोग कह रहे हैं कांग्रेस से एक बड़ी खबर आई है विपुल, वो तमाम जो लोग, अजय माकन साहब जो है चुनाव अभियान समिति के पूरी कमान अजय माकन को दे दिया गया है। आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि देखिए कांग्रेस जो है जी अभी की आज चुनाव का घोषणा हुआ है, और हम लोग आज पहले से भी और आज से भी, आज तो अजय माकन जी का घोषणा भी हुआ, कैंपेनिंग कमेटी के उनको चेयरमैन बनाया गया, और पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से चुनाव मैदान में हम लोग आ चुके हैं। और जहां तक सवाल है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, जो हमारे बंधु बता रहे थे कि हम बहुत पारदर्शिता करते हैं, मैं यही जानना चाहता हूं कि आज वो मुद्दे कहाँ हैं? ये जन लोकपाल मुद्दा, ये जितने भी धरना प्रदर्शन, अपनी रणनीति बताइए। उन्होंने तो अपनी काफी सवालों को जवाब, आपकी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है कि हम 70 के 70 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, और बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है कि 70 में लड़ना है जी, कुछ नहीं बोलिए अपने पूरे अच्छे तरीके से दिल्ली के अंदर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अपने इस पर जोरों खमखम से लड़ेंगे, जितनी भी हमारी ताकत है पूरा झोंकेंगे हमारी पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। खबरें इस बात की भी आ रही है कि तमाम आप पूर्व सांसद जो आपके हैं, कपिल सिब्बल, अजय माकन, ये तमाम लोग अब विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में हैं। खबर ये भी आ रही है कि प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा को भी टिकट दिया जा सकता है। कितनी सच्चाई है, और क्या आप जो पूर्व सांसद हैं उनके भरोसे विधानसभा चुनाव उम्मीद करें कि आप लड़ रहे हैं? नहीं, पूर्व सांसद हैं तो कांग्रेस के, ऐसा तो नहीं, भरोसा तो वो हैं तो कांग्रेस के, हमारे सांसद रहे, मंत्री रहे। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा में तो इसमें हर्ज क्या है? अगर हमारी पार्टी उनको अगर टिकट देती है, आला कमान आपके पास उम्मीदवार नहीं है क्या? सवाल ये है। आप कैसे कह सकते हैं हमारे पास उम्मीदवार नहीं है? आप खुद बताइए कि हम 15 साल हम यहाँ 15 साल दिल्ली की जनता ने हमें मत दिया है, आपको बताता हूं, उम्मीदवार कैसे नहीं होगा? मेरे सवाल को सुनिए। एक तरफ आपके नेता कहते हैं कि देश की सबसे युवा टीम कांग्रेस पार्टी के पास है, दूसरी तरफ आप पुराने वो जो पिट चुके हैं उसको लाके फिर चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए आपसे? हारे हैं लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव अभी जो हार हुई है, और वो बुजुर्ग, आप एक तरफ कहते हैं हमारे पास युवा नेता है, दूसरी तरफ कहते हैं हमारे पास सबसे युवा टीम है, तीसरी तरफ सबसे पुराने नेता जो हार चुके हैं उनको आप लाके विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। एक चीज जानना चाहता हूं दिलीप जी आपसे, क्या ये पार्टी में ऐसा होता है क्या कि सारे मेरा तो सवाल मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं जी, ऐसा होता नहीं है कि सिर्फ युवाओं को ही दे दिया जाए। हमारे पार्टी में सीनियर लीडर भी होते हैं, जूनियर लीडर भी होते हैं, सबके मिला के जो भी आला कमान डिसाइड करेगी उनको टिकट दिया जाएगा। ऐसा कोई ये नहीं है कि वो जो पिट चुके हैं या जो छोड़ चुके हैं ना उनको टिकट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे सीनियर लीडर को भी हम लेकर चल रहे हैं, एक तरफ इन सीनियर लीडर को तो टिकट दे रहे हैं, दूसरी तरफ शीला दीक्षित को डिसोन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे डिसोन। आप कैसे कर सकते हैं? इसी पर एक छोटा सवाल मेरा ये है, पक्ष ले रहे हैं, शीला जी हमारे कैंपेन में आएंगी, ऐसा थोड़ी है। जो तमाम आपकी कैंपेनिंग हम देख रहे हैं, तमाम पोस्टर्स के अंदर आपने लिखा हुआ है मेट्रो किसने दी, तमाम विकास की बातें, पर जिसने सही बात है, आज करवाया उसमें 1 साल से विकास बंद हो पड़ा है, करवाया वो कहीं दिखाई नहीं। शीला दीक्षित को आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। किसको साइडलाइन? शीला दीक्षित नहीं, बिल्कुल साइडलाइन नहीं किया है।
उनकी क्या भूमिका होगी इस चुनाव में? शीला दीक्षित कोई बयान देती है, पार्टी कहती है उनका निजी बयान है। नहीं, ऐसा थोड़ी है। क्यों नहीं? उन्होंने जब इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टियों के साथ होगी, तमाम आपके नेता सामने आ गए, उन्होंने कहा नहीं, उनका बयान अपना निजी क्या ये रणनीतिक बयान है? क्या ये रणनीतिक बयान है? चूंकि पता है कि आपको पूर्वांचल और वहां के वोट जो है बीजेपी को, बीजेपी या अन्य पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, वहां पे उम्मीदवार है, तो आप ये क्या पंजाब के जो पंजाबी वोटर है उसको लामबंद करने के लिए अजय माकन का नाम आगे किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हम पूरे एक कास्ट को और एक फैक्टर को हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी के पूरी दिल्ली की जनता के सहयोग से चुनाव लड़ते हैं। ये कि नहीं कि पंजाबी कम्युनिटी और पूर्वांचली कम्युनिटी, ये नहीं मान के हम लोग चलते हैं। चलिए, देखिए अभी जो चुनाव हो रहा है हम लोग सारे को एक मानते हैं। इसमें हमें लग रहा है कि चुनाव सीधे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे आम आदमी, लेकिन आज अगर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के चुनाव परिणाम को देखें, अगर वो थोड़ा सा भी एग्जाम्पल है तो फर्क पड़ता। देखिए म्यूनिसिपैलिटी चुनाव पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, विधानसभा चुनाव हार जाती है। म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में जो बहुमत मिलता है, बहुत विशाल बहुमत मिलता है, 70% 75% सीटों पर जीतती है भारतीय जनता पार्टी। तो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव और म्यूनिसिपल इलेक्शन अलग है। जब दिल्ली सरकार के लिए चुनाव जब होता है तो लोगों का अलग सेंटिमेंट्स होता है। आप देखिए पिछले 15 साल से जो भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है, म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है, लोकसभा चुनाव में कभी हारी है और कभी जीती है। तो ये विधानसभा का जो चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में हमें लग रहा है कि एक कांटे का टक्कर है। और चूंकि आम आदमी पार्टी ने लीड ले लिया है प्रचार में, सबसे पहले से उसका प्रचार हो रहा है, गलियों में उसके लोग घूम रहे हैं, आप होर्डिंग के द्वारा, साइन बोर्ड के द्वारा उसका चल रहा है, तो इसका फायदा उसको मिल रहा है। तो अभी अगर आप मूड देखेंगे तो हमें लगता है कि अभी है जो मूड के आम कांटे का टक्कर है, लेकिन मूड लोगों का आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, अभी ऐसा लगता है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन चलने दीजिए, फिर अंत में जब फिर पता चलेगा कि क्या है। लेकिन यह है कि कांग्रेस पार्टी है जो धीरे धीरे हाशिए दिल्ली में। मेरा एक सवाल है आप सब लोगों से, खास करके उपेंद्र जी आपसे मेरा सवाल कि दिल्ली में जो मतदाता है, ये वो मतदाता नहीं है जिनको आप समीकरण के हिसाब से जोड़ सकते हैं। इसमें जातीय समीकरण तो नहीं है, क्षेत्रीय समीकरण। यहाँ पे जो मतदाता है, उन्होंने कांग्रेस को भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले देखा था, और आम आदमी पार्टी को अभी तुरंत देखा। अभी देखा है, ठीक है। ऐसे में 49 दिनों को, 15 साल को, और बीजेपी को अगर देखना हो तो इस समय जो दिल्ली के जो मतदाता हैं, उनके सामने वाकई एक सशक्त विकल्प के रूप में सबसे ज्यादा ताकतवर संगठन, पार्टी या नेता के रूप में देखिए, पार्टी के रूप में तो सबसे ताकतवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बड़ा संगठन है, पूरे देश भर में। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मतदाता, मतदाता जो है, जो 49 दिन का वो मतदाता जो है ना, ये 49 दिन मतलब कि जो 7 सप्ताह की जो सरकार है केजरीवाल की, और 7 महीने की जो मोदी की सरकार है प्रधानमंत्री बनने के बाद, हमें लगता है कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंपैरिजन करेंगे कि 7 महीने में वो 15 साल छोड़ दीजिए कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का ही पहले वाला छोड़ दीजिए। लेकिन अभी चूंकि एक तरफ है केजरीवाल और दूसरी तरफ है खुद नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तो मतदाता है जो ये देखेंगे कि 7 महीने में मोदी सरकार की क्या उपलब्धि रही, मोदी सरकार ने क्या किया। वो दिल्ली नहीं, पूरे देश के पैमाने पर भी देखेंगे कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, और 7 सप्ताह में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या किया। क्या लगता है रमेश जी, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बिल्कुल रुपेश जी बात से मैं सहमत हूँ जी। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप पार्टी, नाम तो उसका आप और एक आम आदमी का नाम दे दिया जी, लेकिन इनका चाल चलन जो देखने को आया, पहला नाटक चूंकि ये पूरी तरह से नटवर जो साबित हुए कि आम आदमी क्या करके पहले दिन जो जाकर के जनता को दिखा करके ट्रेन में जाने का जो नाटक किया, और जो चीजें कहा कि हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, लास्ट मोमेंट तक 84,000 रुपये के प्रति महीने के बंगले में जो रह रहे हैं, यानी टोपी पहनाने का काम बेचारे अन्ना के मूवमेंट को छिना करके, जो उस मूवमेंट को छिनाने, जन लोकपाल इनका मूवमेंट नहीं था, ये तो अन्ना जी का मूवमेंट था। सवाल 7 महीने बनाम 7 दिन, मैं वही बताने जा रहा हूँ। 7 सप्ताह के अंदर जो इनका जो ट्रेलर दिखाई दे गया, ये खामखाम। अब वो जन लोकपाल के मूवमेंट को लेकर के चले, और जन लोकपाल कहीं दूर दूर तक नहीं है, जहाँ बिजली पानी है, बिजली पानी के उसमें भी बेवकूफ बनाने का जो है, क्या ये सब्सिडी छोड़ करके गए थे? ये लास्ट बजट में क्या प्रोविजन था, इसमें नॉलेज नहीं थी
इनको जो है पूरी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में 1.5 पैसे की नॉलेज नहीं है, लीगल कोई बिल्कुल 1.5 पैसे की नॉलेज नहीं है, जेल चले गए। ऐसा आधार पे मतदान नहीं होगा कि आपके पास डिग्री क्या है, आपके पास ये क्या, लोग देखेंगे कि आपकी नियत। और आप देखिए 7 महीने में जो बीजेपी ने किया है जी, वो जनता, एक तो जनधन योजना है, काला धन, सफाई अभियान है, काला धन में SIT है, अभी नेशनल जुडिशियल जो जिसके बेसिस पर काफी शोरगुल चल रहा था, एक चूंकि जुडिशली में ही सबसे ज्यादा हायर जुडिशली में एक बात उठती थी। आज जिस तरीके से जो मैसेज है जनता के बीच में 7 महीने और 7 सप्ताह का, वो बहुत बड़ा अंतर है। और जनता के बीच में क्या अंतर है? अंतर यही है कि महंगाई की मार हम लोग पूरी अच्छी तरह से 7 महीने में झेल रहे हैं। आज के महंगाई का डीजल पेट्रोल आपका लगातार डीजल पेट्रोल का दाम घटना चाहिए, गैस के चूल्हे का गैस का चूल्हा आप खुद देख लीजिए, इंटरनेशनल प्राइस में पेट्रोल की कीमत आधी से भी आधी हो गई। अभी पेट्रोल की कीमत आधी होनी चाहिए थी। आप ये देखिएगा ना, स्टेप बाय स्टेप कम होती गई है, स्टेप बाय स्टेप कम होती गई है। जितना इस समय प्रति बैरल दाम है, इसी दाम पर 44 रुपए का पेट्रोल मिलता था मार्केट में। आज आप 67 रुपए का दे रहे हैं, 23 रुपए ज्यादा दे रहे हैं आप। 23 रुपए किस बात की आप देखिए, अब किस बात की कोई महंगाई, दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। 7 महीने में लगाम लग गई के शासन से त्रस्त हो चुकी है। महंगाई पे लगाम नहीं है, बिल्कुल लगाम नहीं, लगाम जिस WPI ज्यादा है, जिस WPI का ये वादा जो एग्जांपल देते हैं कि 0% हो चुका है इन्फ्लेशन, WPI 0 होना इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर वो इकोनॉमी को समझता है, आप बोथ साइड क्यों नहीं ले रहे? उसके CPI सिस्टम को क्यों नहीं देख रहे? उधर क्यों नहीं जा रहे? भूमि कम हुआ है। दूसरा चीज, महंगाई का जो एकदम उतार चढ़ाव बड़े पैमाने पर था, वो एकदम से लगाम लगी है। और दूसरा, तो मान लीजिए कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको इंटरनेशनल प्राइस गिर गया है। नहीं, पेट्रोल डीजल के पेट्रोल कम हो रहा है, इंटरनेशनल प्राइस किस्मत अच्छी मान रहे हैं, ये भी किस्मत मान लीजिएगा। सरकार भी बनने जा रही है। जनता को जो 7 सप्ताह का जो टेलर है, फरवरी जनता को 20,000 बनाने का काम करके 20,000 रुपए में चाय ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हमारे दूसरे एजेंडे की। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम बातचीत कर रहे थे, दिल्ली में चुनाव को लेकर के घोषणा हो चुकी है, तमाम पार्टियों के अपने दावे हैं। अब देखना ये है 7 तारीख को जनता वोट किसे करती है और 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो क्या किसी बदलाव के संकेत होंगे क्या? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी या फिर स्थिति वही होगी, एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति होगी। ये तमाम चीजों पे हम जो जी एक बात बहुत साफ है जी, इस चुनाव के परिणाम का असर बिहार जो चुनाव होने वाले हैं जी और बीजेपी का जो विजय रथ है, अगर यहाँ रुकता है या रोक दिया जाता है, चाहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या मोदी विरोधी अगर रोकते हैं, अगर नहीं रोक पाए तो फिर रास्ता पटना तक जाएगा। अगर रोक पाए तो बीजेपी। लेकिन दिलीप जी एक बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो आप पार्टी के बारे में जिस तरह से कह रहे थे, एक तो उनका जो कोर ग्रुप है, जो प्लानिंग वाला ग्रुप था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, पहला फैक्टर। दूसरा, जो सिटिंग उनका जो कैंडिडेट था वो भी सिटिंग वाला समाप्त। उनका तो इनका हिसाब किताब बराबर हो गया। दूसरा, कांग्रेस वाला ट्रायंगल फाइट के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसमें जो है आप और कांग्रेस वाले एक दूसरे को काटेंगे और 110% जो है बीजेपी बिल्कुल जंप करेगी, फुल फ्लैश मेजॉरिटी। चलिए जनता परिवार का सवाल है, एक महीने से कम सवाल है जनता परिवार के विलय का। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे समय कम है, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। और दूसरा मुद्दा है जनता परिवार के महाविलय को लेकर के। जी हाँ, लंबे समय से कोशिश की जा रही है लेकिन लगातार ये पूरा मामला टलता आ रहा है। क्या ये विलय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या कुछ इसके सियासी मायने होंगे, इस पर बातचीत करते हैं। तमाम हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है। उपेंद्र जी, लगातार असमंजस जो बना हुआ है,
लगातार घोषणाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक ये जमीनी हकीकत नहीं ले पाया। कारण क्या मानते हैं? देखिए, जो नेता लोग हैं ये लोग एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं रह गया है। सही बात है कि जो इतने भी विलय के लिए नेता व्याकुल हो रहे हैं वो निगेटिविज्म में हो रहे हैं, नकारात्मक कारणों से। नकारात्मक कारण यह है कि मोदी को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है, और सकारात्मक है कि हमको अपना अपना फायदा उठाना है। लेकिन सब लोग कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। लालू जी नीतीश को नहीं पसंद करते, नीतीश जी लालू को नहीं पसंद करते। मुलायम जी को भी इस बात का गुस्सा हुआ कि लालू जी ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। तो सब लोग एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। तो जो डिसलाइकिंग पर्सन, यानी एक दूसरे से घृणा करने वाले, एक दूसरे को नापसंद करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, तो जो उन लोगों के बीच में जो होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या होता होगा। तो उसमें है कि अभी जो है नीतीश कुमार या लालू यादव दोनों में चल रही थी कुछ बात कि भाई मांझी को एक किया जाए जी, और शायद चल रहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आपकी बेटी डिप्टी सीएम बनेगी, क्या बनेगी। लेकिन उसमें इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स खेली, और दिक्कत यह है कि यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि कौन क्या पॉलिटिक्स खेलेगा। अब हो गया कि लालू यादव पर आने लगा ब्लेम कि वही चाहते हैं कि मोदी को हटा दिया जाए, मांझी को हटा दिया जाए, वही चाहते हैं कि नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। फिर लालू यादव बिफर गए, वो समझ गए कि एक देखो गड़बड़ी कर रहा है। इस तरह से एक दूसरे के प्रति अविश्वास के माहौल में ये जो विलय हो रहा है, तो यह जो अविश्वास एक दूसरे के प्रति है वो क्या आपको लगता है कि होने देगा संभव? इसीलिए ये विलय अगर हो गया तो ये संसार का 8वां आश्चर्य होगा। जी, क्या दिलीप जी आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में मांझी की वजह से ही ये पूरा मामला अटका हुआ है? मुझे तो दूसरा एक समझ में मुझे लगता है ये सवाल अगर असल में हम रमेश रतन जी से पूछे, वो जनता परिवार में रह चुके हैं, कि ये विलय संभव है? इसका जन्म 77 से हुआ, और होते होते जो है दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। 99 में भी जो है समता और जनता दल का जो है, लेकिन सभी जो है चूंकि अब तो ये रह गए है कि अब जनता तो इनसे हट गई है, छिटक गई, परिवार तक ही सीमित रह गए, और 1-1000 कुंटल का इनमें सभी में वजन है। और ये किसी भी कॉस्ट पर, क्योंकि मैं तो बहुत झेल करके आया हूं, किसी भी कॉस्ट पर एक होने का मतलब ही नहीं है। सामाजिक एक समाजवादी विचारधारा के तहत मैं भी जुड़ा था, लेकिन मैंने देखा कि समाज तो इनसे छटक गया। जो आपसी जो पारिवारिक जो बात है, कब्ज है इनमें, वो बड़ी गहरी है, और हर नेता के अंदर गहरी बैठी हुई है। किसी भी सूरत से एक नहीं हो सकते। गहरा मेरा बहुत लंबा अनुभव है इनके साथ का। जी दिलीप जी, आप सहमत हैं इनसे? मैं सहमत हूं, लेकिन ये जो परिवार है, ये जो जैसे कहा उपेंद्र जी ने कि ये नकारात्मक कारणों से इनका विलय हो रहा है, लेकिन एक कॉमन चीज है इनमें, इनका जो एक कॉमन जरूरत है, दे आर अंडर थ्रेट। तो इस समय वो अगर ना चाहते हुए भी मिल रहे हैं, तो यही मजबूरी में उनका, मुझे लगता है महाविलय अगर संभव होगा, चलेगा नहीं तो वो मजबूरी में ही होगा। चलेगा या नहीं चलेगा उसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन अगर इनकी जरूरत है, लेकिन इस वक्त ये जरूरत नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की है, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। मुलायम सिंह अभी इससे दूर हैं, और बाकी तो बहुत दूर हैं। इसलिए इस महाविलय होगा, और ये विलय क्या जेडीयू आरजेडी तक सीमित होगा, ये तमाम सवाल हैं। अभी बिहार की सियासत में ये पिछड़ों और अगरों की राजनीति में एक नई तरह की राजनीति, नई तरह की सियासत है, वो है दलित सियासत जो है बिहार में जोड़ पकड़ रहा है। जिस तरह से मांझी इस वक्त एक्टिव हैं सियासी तौर पे, ना कि मुख्यमंत्री के रूप में, सियासी तौर पे, ये भी बिहार के सियासत में कुछ नए गुल खिला सकते हैं। मीटिंग भी कर रहा है यहाँ पर, तमाम आईएएस के साथ मीटिंग भी की है, तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। टेक्निकल प्रॉब्लम में बतला रहा हूँ जी, बहुत संक्षेप में सर। स्पीकर ने कहा, जो फॉर्मर स्पीकर वहाँ के हैं, और हम लोग भी जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन एक्ट के कारण जब दो पार्टियां विलय होना चाह रही है, तो 75 2/3 विधायक इसके, 2/3 विधायक इसके, दोनों का दस्तखत जरूरी है, उसके बाद ही विलय होगा। और बाकी अगर 2/3 के अलावा कुछ विधायकों ने विलय पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, तो उस पार्टी का एग्जिस्टेंस रह जाएगा। तो बिहार में 4 विधायक जो हाईकोर्ट से आए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम तो विलय होने ही नहीं देंगे, तुम लोग अलग हो, हम 4 काफी हैं विलय को रोकने के लिए। टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, इसके कारण भी बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजीव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल आजमी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में आप जुड़े। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना यह है कि जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं वाकई में कामयाब होती है, या फिर जैसा कहा जा रहा है कि ये गठबंधन नहीं हो सकता, ये विलय नहीं हो सकता है।
क्या वाकई में आने वाले समय में इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय टीवी। नमस्कार।